नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी प्रणीत पद्मावत महाकाव्य का द्वितीय सर्ग सिंघल द्वीप वर्णन खंड जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है इसे पढ़ रहे हैं। आप याद कीजिए, पहला कड़वक सिंघल द्वीप कथा अब गाऊं औ सो पद्मनि वर्ण सुना। यहाँ से जायसी वर्णन आरंभ करते हैं और जायसी स्वयं संकेत दे देते हैं कि वे वर्णन प्रिय कवि हैं। ओ सो पद्मिनी वर्ण सुनाओ, पद्मिनी का वर्णन करके सुनाऊंगा। हालांकि बात पद्मिनी तक नहीं पहुंचती, लेकिन जायसी जिस तरह हमें इस सिंघल द्वीप तक लेकर आते हैं, आरंभ में सिंघल द्वीप की अन्य द्वीपों से श्रेष्ठता, अन्य द्वीपों से किस मामले में सिंघल द्वीप श्रेष्ठ है, लंका द्वीप में कौन सी कमी है, सरन द्वीप में कौन सी कमी है, अन्य कोई द्वीप है जन शून्य होगा, किसी में अरण्य जंगल रहा होगा, लेकिन सिंघल द्वीप अन्य द्वीपों से श्रेष्ठ है। उसके बाद वहाँ का जो शासक गंधर्वसेन है वह किस प्रकार का प्रतापी शासक है, उसकी सैन्य शक्ति किस प्रकार की है, उसका वैभव विलास किस तरह का है, यह वर्णित करता है। उसके बाद में सिंघल द्वीप के चारों ओर जो अमराई बनी हुई है, वाटिका बनी हुई है, वह किस तरह की है, वाटिका में वृक्षावली किस तरह की है, वृक्षों पर पक्षी किस किस प्रकार के रहते हैं, और वहाँ जो पुष्प किस प्रकार के लगे हुए हैं, फल किस तरह के लगे हुए हैं, आगे मार्ग में जलाशय किस प्रकार के हैं, मार्ग में अनेक साधक बैठे हुए हैं, अलग संप्रदायों के साधी हैं, सेवरा खेवरा आदि, वे किस किस तरह से साधना में लगे हुए हैं, इन सब का अतिशयतापूर्वक वर्णन करते करते जायसी हमें सिंघल द्वीप तक ले आते हैं, राजद्वार तक ले आते हैं, और राजद्वार पर बंधे हुए हाथियों का वर्णन करते हैं कि वो सिंघली जाति के हाथी हैं। और उसके बाद में जायसी हाथियों के अतिरिक्त जो विभिन्न घोड़े हैं उन घोड़ों का वर्णन करते हैं, और 4 प्रकार के गढ़पति, नरपति, भूपति आदि वहाँ राजद्वार पर हैं, राजद्वार पर राज घड़ियाल बज रहा है। उन सब का वर्णन करते करते वे अंतःपुर तक आते हैं, रंग महल तक आते हैं, राजमहल तक आते हैं। राजमहल भी हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है, हीरों की ईंटें लगे हैं, कपूर का इसमें गिलाव यानी गारा प्रयुक्त हुआ है, अनेक प्रकार के चित्र उनमें उकेरे गए हैं राजभवन के खंडों में, और 7 खंडों में बना हुआ ये जो कैलाश नामक जो राजमहल है वह अनूठा है। और इस अंतिम 25वें कड़वक में जायसी पुनः राजमहल का वर्णन करते हैं, और राजमहल में रहने वाली रानियों का वर्णन करके, और उसकी जो प्रधान रानी है चंपावती उसका उल्लेख करके, और इस सर्ग को विश्राम देते हैं। आइए पढ़ते हैं। बरनो राज मंदिर रनिवासु, मैं उस राजमहल के रनिवास का वर्णन करता हूँ। जनु अछरीन भरा कैलासु, इस राजमहल को देखकर, यहाँ जो बहुत सारी रानियाँ हैं, राजकुमारियाँ हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है, अब देखो जायसी का प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा, बार बार वे उत्प्रेक्षा अलंकार को ले आते हैं, पंक्ति पंक्ति में ले आते हैं। बरनो राज मंदिर रनिवासु, में राज मंदिर की, राजमहल की रनिवास का जहाँ रानियाँ रहती हैं, जिसे अंतःपुर कहा जाता है, जिसे रंगमहल कहा जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। जनु अछरीन, अछरीन यानी अप्सराएं, भरा कविलासु, कविलासु यानी कैलाश मतलब स्वर्ग, मानो अप्सराओं से भरा हुआ स्वर्ग सुसज्जित हो रहा हो, सुशोभित हो रहा हो, उसी प्रकार से राजा गंधर्वसेन का ये राजमहल सुशोभित हो रहा है। सूरह सहस पद्मिनी रानी, इस राजमहल में राजा के 16,000, 16 यानी 16, सहस यानी 1000, सहस्त्र से 1000 शब्द बना, ये सहस शब्द बना है। पद्मिनी रानी, पद्मिनी श्रेणी की रानियाँ हैं। अब वात्स्यायन के कामसूत्र से लेकर के और भारत के अन्य जो काव्यशास्त्र विषयक मत हैं, श्रृंगार विषयक जो ग्रंथ हैं, विचारक हैं, उन्होंने स्त्रियों के अनेक भेद किए। 4 भेद प्रधान हैं, जिनमें ये पद्मिनी, शंखिनी, चित्रिणी और हस्तिनी, ये स्त्रियों के 4 भेद बताए गए हैं। उनमें जो शंखिनी नाम की जो स्त्री है, शंख, ये जो चारों भेदों की मैं बात करूं तो ये सामुद्रिक शास्त्र का विषय है, और सामुद्रिक शब्द है, उसका कुछ समुद्र से कोई लेना देना नहीं है, सागर से कोई लेना देना नहीं है। समुद्र, मुद्र यानी मुद्रा, मतलब किसी के अंग सौष्ठव को देखकर, चेहरे मोहरे को देखकर,
हाथों को देखकर, हस्तरेखाओं को देखकर अंगुलियां किस प्रकार की बनी हुई हैं, आँखें कैसी हैं, नाक कैसी है, होंठ कैसे हैं, लंबाई कैसी है, बाल कैसे हैं, यानी अंग सौष्ठव को देख करके और उसके भाग्य का, उसके गुणों का अनुमान करने वाला जो शास्त्र है वह सामुद्रिक शास्त्र है। स्त्री मुद्राओं का जो विश्लेषण करता है वो सामुद्रिक शास्त्र है। तो उसमें जो शंखिनी श्रेणी की स्त्रियां हैं वे सामान्य स्त्रियां हैं, वे ज़्यादा सौभाग्यशाली भी नहीं होती। फिर चित्रिणी होती हैं जो श्रृंगार प्रिय होती हैं, कद उनका सामान्य सा होता है। उसके बाद में हस्तनी होती हैं जो थोड़ी स्थूल काया वाली होती हैं, और उसके बाद पद्मिनी होती हैं जो सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां होती हैं। हालांकि ये जिस प्रकार का ग्रंथ है आज के समय में इसे कोई सही माने ये ठीक नहीं है। किसी भी स्त्री को इसको काया कलेवर को देख करके और उसकी हमें उसके अच्छे या बुरे होने का पहले से अनुमान करना ये पूरी तरह गलत है। लेकिन इस प्रकार के भेद यहाँ भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा में चलते रहे हैं। तो देखिए, 16 सहस पद्मिनी रानी, जो पद्मिनी श्रेणी की स्त्रियां होती हैं, जो लंबी होती हैं, लंबे केशों वाली होती हैं, सुंदर होती हैं, ये अत्यंत संस्कारित होती हैं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, जिनकी देह से कमल की सी खुशबू आती है, इसलिए वह पद्मिनी कहलाती हैं। तो उस राजा की 16,000 रानियां हैं। शायद 16,000 की संख्या जायसी ने वो कृष्ण भगवान के विषय में जो 16,000 रानियों की कथा प्रचलित है उससे कहीं ली होगी। 16 सहस पद्मिनी रानी, राजा के महल में 16,000 पद्मिनी श्रेणी की रानियां हैं। एक एक ते रूप बखाने, और उनमें से उनके रूप का क्या बखान किया जाए, वे एक से बढ़कर एक हैं। अति सुरूप, वे अत्यंत सुंदर हैं, और अति सुकुमारी, अत्यंत सुकुमार हैं, सुकोमल है उनकी काया। पान फूल के रहे आधारी, वे अल्पाहारी, बहुत कम भोजन करने वाली हैं। पान फूल के रहे आधारी, वे पान फूल का आहार करने वाली हैं, वे एकदम अल्पाहारी हैं, थोड़ा सा भोजन करने वाली हैं। तीन ऊपर चंपावती रानी, उन 16,000 रानियों में जो सर्वश्रेष्ठ रानी है, सर्वाधिक अधिकार संपन्न, सबसे अधिक सुंदर रानी है, उसका नाम है चंपावती। तीन ऊपर, उन सबसे भी ऊपर, उन सबसे भी श्रेष्ठ चंपावती नाम की रानी है, जो महास्वरूप, स्वरूप शब्द रूप की सुंदरता के लिए प्रयुक्त हुआ है। राजस्थान में इस सुंदरता के लिए या सौंदर्य के लिए एक शब्द आता है स्वरूप, वे बहुत स्वरूप है, स्वरूप रूप युक्त, तो ये स्वरूप शब्द भी सुंदरता का अर्थ देने वाला। महास्वरूप, वे महासुंदरी, अत्यंत सुंदरी हैं, और पाट प्रधानी, पाट यानी सिंहासन, पटरानी हैं, पाठ प्रधानी, सभी रानियों में प्रधान हैं। राजा के राजपट पर, राज सिंहासन पर जिसको बैठने का अधिकार है वो पाट महिषी है, पटरानी है, तो चंपावती पटरानी है। पाट बेट रह के सिंगारू, वह रानी किए श्रृंगार करके और राजा के राज सिंहासन पर बैठी रहती है। पाट बेटी रह के सिंगारू, सब रानी ओही करही जहारू, और अन्य सब रानियां उसे जोहार करती हैं, उसे नमस्कार करती हैं। नित्य नवरंग सुरंगम सोई, वह नित्य नवीन रंगों वाली और सुरंगम सुंदर अद्भुत रूप संपन्न है। प्रथम बेस, वह रानी है, उसका यौवन, उसका सौंदर्य नित्य नवीन है। महाकवि कालिदास ने यह संकेत किया कि रूप वही है जो एकदम नित्य नवता से युक्त हो। घनानंद कहते हैं कि क्या जितना भी निहारे नयो नयो लागत जे तो निहारी है, कि जितना निहारा जाए, जितना देखा जाए, उतना ही वह नवीन लगे। तो जायसी उसी परिपाटी पर वर्णन कर रहे हैं कि चंपावती रानी का रूप है वह नित्य नवीन लगने वाला है। प्रथम वयस, वयस यानी अवस्था, रानी की अवस्था है वो प्रथम वयस है, यौवनारंभ की अवस्था है। नहीं सरिवर कोई, सरिवर यानी समानता, उस चंपावती रानी के रूप, सौंदर्य, सुकोमलता आदि की समानता करने वाला कोई नहीं है संसार में। सकल दीप मह जेती रानी, पूरे द्वीप में जितनी भी रानियां हैं, तीन मह दीपक 12 बानी, उनमें ये रानी सर्वाधिक दीप्त रूप वाली है, सर्वाधिक सुंदर रूप वाली है। 12 बानी, जिस 12 बानी, जिस प्रकार सोने में एक आजकल होता है ना कैरेट, उस प्रकार से सोने की शुद्धता, सर्वाधिक शुद्ध सोना है वो प्राचीन काल में 12 बानी का माना जाता था। तो जिस प्रकार 12 बानी सोना है वो दीप्त होता है, चमकता है अपनी आभा से, ऐसे ही वह रानी खरे सोने की तरह शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, सुंदर है। कुंवर 32 लक्षणी, सामुद्रिक शास्त्र में स्त्री की 32 लक्षण बताए गए हैं। तो वह जो कुंवरी है वह राज रानी है,
चंपावती वह 32 लक्षणों से युक्त है, अस सब माँ अनुरूप, और इस सब प्रकार से उन 32 लक्षणों में अनुरूप उतरने वाली है, खरी उतरने वाली है। जावत सिंघल द्वीप की सबे बखाने रूप, जहाँ तक सिंघल द्वीप विस्तृत है, जहाँ तक सिंघल द्वीप की सीमाएं हैं, वहाँ सारे सिंघल द्वीप के वासी हैं, वो सबे बखाने रूप, वे उस रानी का रूप बखानते हैं, सब उसके रूप की, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, ऐसा जायसी लिखते हैं। और इस कड़वक के साथ में ये सिंघल द्वीप वर्णन खंड है, यह पूरा होता है। जायसी वर्णन प्रिय कवि हैं, जायसी वर्णन भी अतिशयता पूर्वक करते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण करते हैं। जायसी चरम के कवि हैं, जायसी व्यंजना के नहीं बल्कि प्राय प्राय अभिधा के कवि हैं। जहाँ जहाँ वो व्यंग्य कहीं इसमें व्यंग्यार्थ दिखाई देता है, वह बहुत दूर तक अपने प्रतीक विधान को ले जाने में सफल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जायसी बड़े कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं। तो अगले क्लास में हम किसी और कवि को लेकर, अपने अगले जो भी पाठ्यक्रम में कवि होंगे उन्हें लेकर और आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।